Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the introduction to physics. First of all, we discuss the science. What is science? Science is the knowledge. There are three main branches of science: physics, chemistry, and biology. Here we discuss the physics. What is the physics? Physics, it is the branch of science that deals with the study of interaction between matter and energy. इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, यहाँ पर हम कहेंगे कि जब ताल्लुक यहाँ पर बयान हो रहा हो मैटर और एनर्जी के साथ, तो उससे हम कहते हैं ये फिजिक्स है. ठीक. व्हाट इज द मैटर? मैटर आप जो है वो छोटी क्लासेस में पढ़कर आए होंगे. द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ वेट इज कॉल्ड मैटर. वो चीज जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो उसे हम मैटर कहते हैं. ठीक है. दूसरी बात है एनर्जी. The capacity to do work is called energy. जब भी हम मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वो फिजिक्स कहलाती है. फिजिक्स क्यों जरूरी है? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स. ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर फिजिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जैसे गाड़ियाँ वगैरह, इसके एग्जांपल आप लोगों ने ऑटोमोबाइल्स की जितनी भी देखी हैं वो सारी. Nuclear energy is based on large scales to produce electric power. Nuclear energies बहुत बड़े मिकदार में इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. फिजिक्स के बैकग्राउंड में ये भी आता है हमारे पास. रेडार टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ फिजिक्स. रेडार टेक्नोलॉजीज आपने सुना होगा, जो एयर पाथवेज होते हैं उनको, या एयर ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो रेडार कंट्रोल करते हैं, और ये टेक्नोलॉजी भी फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से चलती है. लेजर आर वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस. लेजर टेक्नोलॉजीज आपने सुनी होंगी, जैसे कि कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो बाय लेजर होता है. ये मेडिकल साइंस के अंदर इसके यूज आ जाते हैं. जैसे आपने एक्सरे सुना होगा. एक्सरे के अंदर अगर कोई बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं तो हम उसके लिए एक्सरे करवाते हैं. और सिटी स्कैन आपने सुना होगा. ये सारी की सारी मेडिकल साइंसेस के अंदर लेजर थेरेपीज होती हैं जो कि फिजिक्स के बैकग्राउंड में काम आती हैं. All electric devices which are used in home appliances are based on physics rules and laws. आपके घर के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज हो रही हैं, आपके जितने भी होम अप्लायंसेस हैं, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, ये सारी की सारी चीज़ें, माइक्रोवेव ओवन, आपने अपने घर में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो कि इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं और वो फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक चलती हैं. हमारे पास यहाँ पर कुछ ब्रांचेस हैं. वी डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. फर्स्ट ब्रांच इज मशीन्स. इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. मशीन्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास जो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए या तो जोर लगाना पड़े या फिर बगैर जोर के उसको हिलाया जा सके, उसे हम मशीन्स कहते हैं. मशीन्स हमारे बहुत सारे कामों को आसान करते हैं. सेकेंड ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी. इट इज कंसर्न विद द फिनोमेना एंड अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं. ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर. हमारे पास थर्ड ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल्स, लॉज एंड मेथड that relate electricity and magnetism. यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कुछ ऑब्जर्वेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रिंसिपल एंड लॉज, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है जो आपके मोबाइल फोन्स हैं, जो आपके पास जो स्पीकर्स होते हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि वॉइस प्रोड्यूस करते हैं. Atomic physics, it is concerned with the structure and properties of atom. ये एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को हम देखते हुए जो फिजिक्स यूज करते हैं वो एटॉमिक फिजिक्स कहलाते हैं. सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल्स. सॉलिड मटेरियल्स के अंदर जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम स्टडी करते वक्त जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उसे सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहा जाता है.
Nuclear physics, it deals with the structure, properties and reaction of the nuclei of atom. न्यूक्लियाई ऑफ एटम यानी एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं या उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन सब की स्टडीज को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं. एस्ट्रोफिजिक्स, it is concerned with the study of astronomical bodies. एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कौन सी है? स्टार, मून, सन, गैलेक्सी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहलाते हैं. नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोफिजिक्स. इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स. ये हम थोड़ी देर पहले भी अभी डिस्कस कर चुके थे. जैसे लेजर ट्रीटमेंट्स वगैरह के लिए हम जो फिजिक्स के अंदर मशीन्स यूज कर रहे होते हैं वो सारी की सारी हमारी बायोफिजिक्स के अंदर आ जाती है. लास्ट इज अ प्लाज्मा फिजिक्स. इट इज कंसर्न विद मैटर इन इट्स प्लाज्मा फेज. अब प्लाज्मा क्या है? ये मैटर की फोर्थ स्टेट है. प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम, bar nuclei and electrons. Now, now we will discuss the scientific method. Scientific methods क्या होते हैं? जब भी हम कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं दैट आर द साइंटिफिक मेथड्स. जैसे कि आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, बायो में भी पढ़ा है कि साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से होते हैं. ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिटेक्शन, एक्सपेरिमेंट, रिजल्ट्स, लॉ एंड थ्योरी. ओके, सबसे पहले हम साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन पढ़ते हैं. द साइंटिफिक मेथड इज द अप्रोच यूज्ड टू रिजॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. इट कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स. ऑब्जर्वेशन क्या है? कलेक्ट रिलेटिव इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी है तो पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. हाइपोथेसिस, ट्रायल आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, यानी आप कोई ट्रायल आइडियाज, आपके कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में जितने भी आइडियाज आते हैं उनको हम स्टेटमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं. डिडक्शन, इट इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस. डिडक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे आइडियाज कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ऐसे उस थ्योरी के साथ या उस प्रॉब्लम के साथ रिलेट नहीं कर रहे होते. तो जो भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस होती हैं हाइपोथेसिस के लिए तो हम उनको अपने पास रखते हैं, बाकी जितने भी आइडियाज आते हैं उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं. देन एक्सपेरिमेंट, टेस्ट द हाइपोथेसिस. जो हमने लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ली हैं अब हम उनको टेस्ट करते हैं बाय द एक्सपेरिमेंट. एंड रिजल्ट्स, रिजल्ट्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा. तो जो रिजल्ट हमारे पास यानी जो हाइपोथेसिस हमारे पास फाइनल हो जाता है आफ्टर द डिटेक्शन वो हमारे पास रिजल्ट्स कहलाते हैं. और बार बार जब सेम रिजल्ट्स आ रहे होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के तो वो थ्योरी या लॉ की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, यानी जो फाइनल एक्सप्लेनेशन होती है उसकी. यानी बार बार रिजल्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद सेम वही रिजल्ट आ रहा होगा तो वो हमारे पास फाइनल एक्सप्लेनेशन होती है on the basis of hypothesis and detection. ठीक, और अगर वो करेक्ट हो जाए तो वो थ्योरी कहलाती है. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर. व्हाट इज एरर? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड एक्चुअल वैल्यूज. यानी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उस परफॉर्म करने में आपने कुछ वैल्यूज ली होंगी, जैसे कि कुछ भी वैल्यूज आपके पास अगर जो वैल्यूज आनी चाहिए यानी जो एक्चुअल वैल्यूज होनी चाहिए वैसी नहीं आ रही तो वो एरर कहलाएगा. यानी जो वैल्यूज आपको चाहिए वैसी वैल्यूज नहीं आ रही तो डिफरेंस आ जाएगा आपके मेजर्ड वैल्यूज के अंदर और एक्चुअल वैल्यूज के अंदर, तो वो एरर कहलाती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर. पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर. व्हाट इज द पर्सनल एरर? यहाँ पर वर्ड पर्सनल से पता चलता है कि जब मिस्टेक्स आपसे खुद से हो रही हो, रीडिंग स्केल नोट करते वक्त या रीडिंग्स नोट करते वक्त खासतौर पर जो मिस्टेक्स होती हैं वो पर्सनल एरर कहलाती है. सिस्टमेटिक एरर, अगर सिस्टम में कोई फर्क आ जाए यानी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो
उसके अंदर कोई एरर हो, उसके अंदर कोई फॉल्ट हो, तो वो सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। देन लास्ट इज अ रैंडम एरर। रैंडम एरर इट इज अ एक्सीडेंटल एरर और इन्वायरमेंटल एरर भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वोल्टेज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उस दौरान अगर वोल्टेज बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो रीडिंग में ऑटोमेटिकली फ़र्क आएगा। ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है, या टेम्परेचर गर्मी कम या ज़्यादा होगी तो एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क आ रहा होगा, उसे हम रैंडम एरर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था फर्स्ट चैप्टर जो कि यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। आप लोग जो है वो इस चैप्टर की तैयारी करें और इसको अपनी कॉपीज के ऊपर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।